Hello students, good morning. I, Miss Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. Sat Shri Akal. I have completed my Masters in Business Management and I am set and net qualified both in the subject of Commerce. आज मैं आपके साथ पेपर 1 के लास्ट यूनिट है जो हमारा यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ वीडियोस भी उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने कुछ वीडियोस अब तक कॉमर्स पेपर के लिए और पेपर 1 के कुछ यूनिट्स पर आपके साथ डिस्कस की है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। आज हमारा लास्ट डे है फॉर्म फिलिंग का और आप सबको पता है लास्ट डे पर बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। ऑलरेडी फॉर्म एक बार एक्सटेंड किया गया था तो अब वो फॉर्म एक्सटेंड नहीं होगा, तो आप प्लीज फॉर्म भर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में हमारे नेट का एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। और अगर आज आप इस बार अटेम्प्ट नहीं कर रहे बट फ्यूचर में अटेम्प्ट करने वाले, तो मेरी ये वीडियो से आपको पता लग जाएगा सिलेबस कैसे स्टार्ट करना है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देख लेते हैं हायर एजुकेशन का सिलेबस। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हम हायर एजुकेशन में ही है। हम जब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हम हायर एजुकेशन का पार्ट बन जाते हैं। एज ए टीचर्स, एज लर्नर्स, ये टॉपिक तो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, सिर्फ नेट सेट एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से नहीं, बट अगर हमको रूल्स रेगुलेशंस या मैं इंफॉर्मेशन अपने सब्जेक्ट के बारे या मैं बोलूँ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे या क्या चल रहा है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमें बहुत जरूरी है ये सब्जेक्ट से रेलेवेंट नॉलेज रखनी। जितना ज्यादा आप इस चीज से अवेयरनेस रखेंगे, जैसे आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, वहां पर भी हमको काफी इंफॉर्मेशन आ जाती है। कोई एक वर्कशॉप का ब्रोशर या किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, उस पर भी हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते। तो आइए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इसके अंदर 6 सब टॉपिक्स, और मैं हर बार रिपीट करती हूँ, नेट सेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पर हमारे भले क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हो बट हमारे कॉन्सेप्ट्स जरूर रिपीट होते हैं। सिलेबस को जितने अच्छे से हम समझेंगे उसके अंदर हमको पता लगेगा बहुत सारे सब टॉपिक्स है, अदरवाइज सिलेबस आपके लिए सिर्फ 6 लाइन्स है। तो यहाँ पर हमको ये जानना जरूरी है, अभी रिसेंटली हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अपडेट हुआ है, तो उसकी हिस्ट्री से लेके अब तक क्या चेंजेस हुए, क्या एमफिल अब डिसकंटिन्यू हो चुका है या उन्होंने क्या चेंजेस लाए पीएचडी के लिए, या अभी फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें स्कूल लेवल से लेके एलिमेंट्री एजुकेशन से अब तक हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, ये हम सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट और जो भी हमारे पास उसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, अगर वहां से पढ़ेंगे भी तो हमारा 1-2 क्वेश्चन तो जरूर वहां से आ ही जाएगा। फिर हमें ये याद रखना है कि ये हायर एजुकेशन है तो बहुत कम आपको स्कूल रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अक्सर आपको अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कमिटी, कमीशंस या एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ हायर एड, या आजकल हमने देखा है कि उन्होंने एशियंट एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ रहे, बेसिक क्वेश्चन। जैसे मेरे 2016 के एग्जाम में था सीबीसीएस सिस्टम क्या है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या है, तो ये अगर हमने कभी अपनी मार्कशीट को भी देखा है तो वहां से भी हमको क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब हम कितनी बारी सीजीपीए फॉर्म, जब नेट का ही फॉर्म भरते हैं तो सीजीपीए हमको पूछा जाता है, बट क्या आपको सीजीपीए का फुल फॉर्म पता है? तो आई ऑलवेज से एज ए लर्नर्स, एज टीचर्स, वी शुड कीप अवर आईज एंड ईयर्स ओपन। आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं वहां से आपका एक नेट सेट का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमको डिजिटल इनिशिएटिव्स के आते हैं और यहाँ से आपको क्या बेनिफिट है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कवर हो सकता है और हमारा आईसीटी टॉपिक से भी कवर होता है। तो देखिए कितने टॉपिक्स हमारे ओवरलैपिंग है, हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। और आप ये याद रखिए, हम ये 20 टॉपिक्स, पेपर 1 के 10 टॉपिक्स और पेपर 2 के भी 10 टॉपिक्स लेके जा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा आपकी मेहनत अच्छी होगी उतना इजी आपके लिए क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये पहले छोटा सा सिलेबस लगता है तो मैं आपको बताती हूँ, इन डेप्थ सिलेबस पर डायरेक्टली जाते हैं। मैंने ये केवीएस मदान सर की बुक से डायरेक्टली लिया है। देखिए ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यहीं से हमारा ये कंटेंट चालू होता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, टर्शियरी एजुकेशन क्या है, क्या अब उसमें कुछ चेंजेस आ गए, हम कैसे बोल सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, क्या छोटे बच्चों का सिलेबस हमारे इसमें कवर हो रहा है, तो जैसे मॉन्टेसरी कोर्स क्या है, ठीक है, या लर्निंग बाय डूइंग, ऐसी एक्टिविटी कहाँ पर कराई जाती, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड या हायर एजुकेशन में कवर हो चुके हैं।
फिर हमारे पास टर्शियरी एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन। अब हम जब बात करते हैं हायर एजुकेशन में जनरल एजुकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्या है। जैसे अगर मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ, मैं एमकॉम स्टूडेंट हूँ, क्या वो प्रोफेशनल एजुकेशन थी, क्या वो ट्रेडिशनल कोर्स था। ठीक है, अब देखिए जनरल के अंदर हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ स्टडी है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो आपको पता होगा ये हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे। अब कितने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मेडिकल आप कह लीजिए। फिर वोकेशनल। अभी वोकेशनल का मतलब क्या होता है, जहां पर आप साथ में लर्न एंड अर्न कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते, कोई भी वर्ड सुनते हैं, आप प्लीज उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखें। बिकॉज मैं हमेशा हर सेशन में, हर जगह गाइडेंस में यही बोलती हूँ, जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना इजीली आपका नेट सेट क्वालिफाई होगा। अब वोकेशनल में उन्होंने डिवाइड किया ट्रेडिशनल एंड न्यू एंड इमर्जिंग। तो ट्रेडिशनल में हमारे पास पॉलिटेक, आईटीसी, आईटी कोर्सेज, कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं इसमें से आपको आईटीसी का फुल फॉर्म पता है, आईटी का फुल फॉर्म पता है। अगर मैं बोलूं कंप्यूटर साइंस किस में आ रहा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। न्यू एंड इमर्जिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल। अभी ये तो जूनियर हो गई, ये तो 10-15 साल से। अभी हो सकता है मैं बोलूं बार टेंडिंग के कोर्सेज आ गए। आप देखिए कि कितने सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं जहां पर बहुत वैरायटी के कोर्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे कोर्स आएंगे। अब जब मैंने वर्ड यूज किया ऑटोनॉमस, तो क्या आपको पता है ऑटोनॉमस कॉलेजेस क्या है? तो इतना जब हम कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि इट इज पार्ट ऑफ नॉट ओनली टीच दिस सब्जेक्ट और फॉर दिस एग्जाम, बट अ पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ ऑफ अ टीचर। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इस टॉपिक से हमको क्या क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्शन टू हायर एजुकेशन। अब हमको पता होना चाहिए हायर एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आया। क्या पहले दिन से हमारे पास स्कूल थे, या हमारे पास गुरुकुल था, या हमारे पास फीमेल्स और मेल्स के बीच में कोई ऐसा संबंध ही नहीं था कि बच्चे पढ़ सके। ठीक है, हो सकता है फीमेल्स के लिए अलग स्कूल थे, या मेल्स के लिए थे, या फीमेल्स को एंकरेज नहीं किया जाता था। तो ये सारे क्वेश्चंस जब हम ये बैकग्राउंड पढ़ते, स्टार्ट पढ़ते, वहीं पर हमसे कवर हो जाते हैं। हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसका मतलब आपको प्री इंडिपेंडेंस भी पढ़ना है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस भी पढ़ना, और पोस्ट और अब तक। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट कुछ चीजें हम सिर्फ रीड करते, एनालाइज करते, एंड डिफॉल्ट में हम टीचिंग में, तभी हम ये एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ये चीजें इंटरेस्टिंग भी लगती है। आप अपना अप्रोच बदलिए, दिस इज नथिंग बोरिंग। इनफैक्ट ये तो हिस्ट्री हमें अपने टॉपिक की, हमारी एजुकेशन की पता होना बहुत जरूरी। एपेक्स लेवल बॉडीज, ठीक है, अभी जैसे हमारे पास है आरबीआई, बट आरबीआई किसके लिए? बैंकिंग के लिए। तो टीचिंग के लिए क्या है? क्या यूजीसी है, क्या एआईसीटीई है, एनटीए क्या है? ठीक है, या मैं बोलूं अगर मैं गवर्नर की बात करूं, मुझे इतना पता होना चाहिए हायर एजुकेशन में गवर्नर मतलब कौन, और जब मैं बैंकिंग या कॉमर्स पढ़ रही हूँ तो गवर्नर मतलब। तो इतना ज्यादा क्लैरिटी होना जरूर। यूजीसी 100% क्वेश्चन आता है। पहले टाइम तो 10 साल पहले तो बेसिक क्वेश्चन, यूजीसी का फुल फॉर्म, ठीक है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, उसका लोगो क्या है, या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्चुअली क्या काम करता है, उनके फंक्शंस क्या है, वो एफिलिएट करते हैं, लोगों को डिग्री देते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज है, या टीचर्स के लिए क्या रोल है। अभी भी हमारा एग्जाम यूजीसी के थ्रू ही है, बट एनटीए सिर्फ एक एजेंसी है। अदर हायर लेवल इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर हमसे बीकॉम स्टूडेंट है तो हम ये नहीं बोल सकते मुझे सिर्फ कॉमर्स की नॉलेज है, मुझे अदर हायर लेवल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं बोलूं आईआईएम से, या एसोसिएशन टीचर्स की, ठीक है, यहाँ तो बहुत सारी चीजें जो हमको पता भी नहीं है। अब आप देखिए रूसा, आरयूएसए, अगर आपने वो कभी सुना ही नहीं, कितनी सारी वर्कशॉप्स, रिसर्च वर्कशॉप्स, या टीचर्स के लिए एफडीपी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रूसा के थ्रू ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी रूसा क्या है, रूसा क्यों एग्जिस्टेंस में आया, अगर ये आपको कहीं सिलेबस में नहीं दिख रहा है तो ये हमारी गलती, क्योंकि हमें पता ही नहीं जब हम कुछ कंटेंट पढ़ रहे हैं उसके अंदर सब टॉपिक्स क्या है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप भले हार्ड वर्क करें, बट मेक श्योर आप स्मार्ट वर्क भी करें। आप 5 पेपर्स रेफर करें तो आपको पता लगता है कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या मुझे कवर करना है। टेक्निकल एजुकेशन, तो अभी मैंने आपको यहाँ बताया था टेक्निकल एजुकेशन के अंदर क्या कवर हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। जब हम टेक्निकल की बात करें तो क्या है, अभी जैसे कॉलेज में हमारे पास नैक आता है, ठीक है, तो नैक क्या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी जाता है कि उनके लिए ग्रेडिंग एजेंसी अलग है। तो ये सारी चीजें कब क्लियर होगी, जब हम ये एक्चुअली जाके पढ़ेंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निक, जब उन्होंने ऐसे सिलेबस में हाईलाइट किया, इसका मतलब क्या होगा, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इनका मेन काम क्या है, इनके फीचर्स क्या है। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एआईसीटी किसको गवर्न नहीं करता, या यूजीसी किसको गवर्न करती है। लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज, अब जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास माइनॉरिटी है, ठीक है, शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड है,
अब हमारे पास पंजाबी है, हिंदी है, या मैं बोलूँ गुजराती है, क्या इनको अलाउ है अपने कल्चर और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट? अदर अलाउ है तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर कर सकते? तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाती है। एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन, यहाँ पर आ जाता है हमारी ग्रेडिंग एजेंसी। सिंपल क्वेश्चन, नैक का फुल फॉर्म। अब आप सब टीचर्स है, अगर आप जॉब पर है तो आपको पता है कॉलेज को ग्रेड दिया जाता है। अब वो ग्रेड की वैल्यू क्या है, बी ग्रेड क्या है, सी ग्रेड क्या है, ए ग्रेड क्या है, ठीक है, उसका कितना ग्रेड मिल रहा है हमको। नैक का फुल फॉर्म से लेके नैक के क्या कुछ ब्रांचेस है, नैक का हेड ऑफिस किधर है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब नैक सिर्फ कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन देता है, ठीक है, क्या वही मेडिकल वालों को देते हैं या वही आर्किटेक्चर वालों को देते हैं? तो यहाँ पर हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है जब हम ये पढ़ेंगे। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, अब ओपन और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? आप सिंपल यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं आपको वहां पता लगेगा ओपन एजुकेशन भी कुछ होती है, डिस्टेंस भी होती है, जैसे आपने इग्नू सुना होगा, ठीक है, या मैं बोलूं ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग कहाँ है, या तो मैं बोलूं डिस्टेंस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्टेंस के अंदर रूल्स कुछ अलग है क्या? तो ये सारी चीजें यहीं पर कवर हो जाती है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्लोली वी आर रियलाइजिंग दैट पीपल आर लूजिंग देयर वैल्यूज। तो वैल्यू एजुकेशन तो हमें बचपन से असेंबली हॉल से लेके प्रेयर से लेके अब तक हम कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन पढ़ रहे हैं। एथिक्स, ठीक है, आप कॉमर्स का भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, आपको उसमें भी एथिक्स आ रहा है। व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, मेन इश्यूज बिहाइंड द नीड फॉर हिम, हम क्यों वैल्यू एजुकेशन, क्या हमको ऐसे बच्चे बनाने जो सच नहीं बोले, ठीक है, या आप देख सकते हैं कितनी सारी चीटिंग हो रही है आजकल, मार्कशीट से लेके सर्टिफिकेट्स तक नकली बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें कब खत्म हो जाएगी, जब हमारे वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग। तो राइट फ्रॉम वैल्यू, बिलीव्स, ट्रेडिशंस के डेफिनेशन से लेके हम उनका क्या एजुकेशन में रोल प्ले कर। की ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन सिस्टम, आजकल के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, की इश्यूज फेसिंग स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को हम सब तक कैसे पहुंचा सकते हैं, क्या हायर एजुकेशन सिर्फ थोड़े लोगों का प्रिविलेज होना चाहिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गर्ल चाइल्ड के लिए कोई स्कीम है, क्या उनके लिए कोई फेलोशिप है, क्या उनके लिए कोई स्कॉलरशिप है, या उनको कुछ सब्सिडी दी जाती है? जैसे आप कुछ कॉलेजेस में देखिए गर्ल्स एजुकेशन को सब्सिडाइज किया हुआ है, या गवर्नमेंट एट प्रेजेंट क्या कर रही, ठीक है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो आपने देखा होगा बहुत सारे चेंजेस हुए। तो रीसेंट क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं। फिर है हमारे पास गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले हमारे टॉपिक का नाम डिफरेंट था, अब ये इसका पार्ट बन चुका है। तो गवर्नेंस, ठीक है, यहाँ पर जब मैं गवर्नेंस की बात कर रही हूँ, मैं कंट्री की गवर्नेंस की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, एजुकेशन की गवर्नेंस। व्हाट इज पॉलिटी, हमने बचपन में सिविक्स पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं वो सिलेबस को, अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं जैसे यूपीएससी, वहां तो ये मेन सिलेबस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किसने किया, हम किसको बोलते हैं गॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन की आज तक क्या स्टेटस है, ठीक है, उसमें कितने सारे आर्टिकल्स है, कितने शेड्यूल्स है, ठीक है, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड पूछी जा सकती है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब राइट्स और ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है, कितने राइट्स है, कितने ड्यूटीज है, जैसे फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, या तो हम अपनी क्या लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं, हम उसको प्रीच कर सकते हैं, हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। अब कितनी बार क्वेश्चन आता है जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को मिक्स करके पूछा जाता है, फिर हमें पूछा जाता है बताओ इसमें से कौन सा राइट है, जैसे क्या नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना हमारा राइट है कि ड्यूटी है। फिर पार्लियामेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें राज्यसभा, लोकसभा या स्पीकर के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर सीएजीआई, यूपीएससी, ये तो हमारे टफेस्ट एग्जामिनेशन, यूपीएससी का फुल फॉर्म से लेके अगर मे बी आप स्टेट लेवल का एग्जाम पूछे तो स्टेट रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट लेजिस्लेशन, कौन लॉज बनाता है, कौन एग्जीक्यूट करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीति आयोग। तो देखिए ये तो थोड़ा सा हमारा सिलेबस है, अगर इसको भी इन डेप्थ पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के बदले हाई कोर्ट पर क्वेश्चन आ सकते हैं, नीति आयोग क्या है, या गवर्नमेंट ने प्रेजेंटली क्या किया है। जैसे मैं बोलूं अगर एजुकेशन रिलेटेड न्यू इनिशिएटिव्स आए, डिजिटल हो या डिजिटल नहीं है, तो हम रूरल एरियाज को कैसे कवर कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे इन्हीं सिलेबस से आए। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप बुक से ही पढ़ के जा रहे हैं, आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। देखिए अभी सिलेबस कैसे डिवाइड किया, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, तो हिस्ट्री एशियंट इंडिया से लेके अब तक। हायर लर्निंग एंड रिसर्च, तो रिसर्च भी आ गया, रिसर्च तो हम सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटली क्या रिसर्च हो रही है, कौन सी स्कीम्स है रिसर्च के लिए, क्या हमको फेलोशिप, स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है, साइंस के लिए कौन सी स्कीम्स है, या मैं बोलूं कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के लिए कौन सी है, ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब देखिए 3 वर्ड्स है, ओरिएंटल का मतलब क्या, कन्वेंशनल का मतलब क्या, अभी कन्वेंशनल का दूसरा वर्ड क्या है, व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल, ये आप तब पढ़ेंगे। जैसे कुछ स्कीम्स होती है लर्न एंड अर्न, ठीक है, तो वो क्या ओरिएंटल में आ रही है क्या नॉन कन्वेंशनल में। प्रेजेंटली क्या चेंजेस हो गए, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल कोर्सेज और अब हमारे पास है प्रोफेशनल कोर्सेज।
प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। अभी कुछ जैसे टेलरिंग कोर्सेज, क्या वो ट्रेडिशनल कोर्स है, क्या वो लर्न एंड अर्न है? प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है, ठीक है। हम जैसे सेल्फ फाइनेंसिंग, बीएमएस, बैफ, ये सारे कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों बोले जाते हैं? इनके लिए क्या डिफरेंट रेगुलेशंस है? वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल, देखिए एनवायरमेंटल इसका भी पार्ट हो गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपने लास्ट यूनिट डिस्कशन किया था पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, मैंने आपको उसमें बताया था एनवायरमेंटल एजुकेशन अब कंपलसरी होगी। कहीं ना कहीं आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर उस टॉपिक को स्टडी किया ही होगा, बिकॉज वी ऑल शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द एनवायरमेंट एंड वी शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, बिकॉज अगर हम ही गलत करेंगे, आई ऑलवेज से टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, तो हमारी वैल्यू सिस्टम तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हमारे 6 सब टॉपिक से कितने अंदर सब टॉपिक्स है, ये भी जस्ट मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया। जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। चूज द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर नॉट ऑथराइज्ड, तो जब ऐसा वर्ड आता है नॉट ऑथराइज्ड, मतलब आपको ऑड में आउट फाइंड आउट करना है, टू कन्फर डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्ट 1956, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ये यूजीसी एक्ट है 1956, सॉरी उसमें यूएफसी लिखा गया है, तो कॉन्फर डिग्री मतलब डिग्री दे रहे हैं 1956 यूजीसी के एक्ट, जिनको अथॉरिटी नहीं, कौन से इंस्टीट्यूशंस। अगर आप फर्स्ट टाइम ये एग्जाम अटेम्प्ट करिए तो देखिए ऊपर हमको 4 ऑप्शंस दिए और नीचे कोडिंग दी है। तो ए, इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड अंडर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस। अब पूछा गया है कौन से इंस्टीट्यूशन डिग्री अवार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। डिग्री आप सबको पता है क्या होती है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए ए बी एंड डी, ए बी एन सी, बी सी एंड डी एंड ए सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है डी, ए सी एंड डी, विच आर नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है, जिनको ऑथराइजेशन नहीं है। इसका मतलब डीम टू बी यूनिवर्सिटीज को ही सिर्फ ऑथराइजेशन है इन 4 ऑप्शंस में से डिग्री कॉन्फर करने की। तो अब देखिए मैंने आपको आंसर बता दिया, बट हम कहाँ गलती करते हैं। हम अब इसमें से कितनी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं यूजीसी एक्ट के बारे 1956, हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे पढ़ सकते हैं। हमको पता होना चाहिए डीम टू बी यूनिवर्सिटीज क्या है। जब हम डीम टू बी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें भी जुड़ जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस क्या है, एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या है। आप देखिए आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं डायरेक्टली, अगर आप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते तो वहां लिखा होगा एफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी। तो देखिए कितने ईयर्स एंड आइज आप ओपन रखेंगे। भले यहाँ पर आंसर हमारा डी करेक्ट है, बट हमारा क्या ड्यूटी पड़ता है, हम यूजीसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, हम वहां पर जाके देख सकते हैं व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी। देखिए राइट साइड के पैनल पर आपको दिखेगा उन्होंने सब चीजें बता दी। ऑटोनॉमस कॉलेजेस क्या है, ठीक है, कॉलेजेस विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस क्या है, किसको अवार्ड मिला गया है, कौन अवार्ड देता है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस क्या है, यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, साइंटिफिक रिसर्च या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये मैंने कुछ आपको लिंक्स दी है। जब भी आप फ्री हो प्लीज यूजीसी की वेबसाइट चेक कीजिए, क्योंकि देखिए आपको कितनी सारी फेक यूनिवर्सिटीज। अब क्वेश्चन आता है कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज है, या आपको 4 यूनिवर्सिटीज का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ इसमें से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, या कौन से स्टेट की यूनिवर्सिटी के बारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है, अगर आपने फेक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिए तो कल वो अगर फेक डिक्लेयर हो गई है तो हमारी डिग्री को क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये सब आप कब पढ़ेंगे, जब आपको पता होगा कि इसका सोर्स क्या है। आई ऑलवेज आप कितनी भी मेहनत कीजिए, बट अगर आपके पास राइट मटेरियल नहीं है, आपको पता नहीं डायरेक्शन कैसे पढ़ना है, तो यू मे लूज योर मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। आपको अभी घर जाके क्या पढ़ना है, एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज डी, A, C and D, which means deemed to be universities are not authorized to confer degree according to the UGC Act 1956. Moving on to the next question, which of the following groups of commission, ये ना NTA का favorite question है, on education has been chronologically in an order of year in which they were constituted. Simple question है, commissions का नाम दिया है, हमको सिर्फ बोला गया chronological order में लगा। अब जब डिसेंडिंग असेंडिंग कुछ नहीं पता है तो हमें पता होना चाहिए हम ए से स्टार्ट होकर जेड पर जाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन। अब हमें क्या याद रखना है, हमको ये सारी कमीशंस के बारे में पढ़ना है। ईयर, ये क्यों फॉर्म हुई, किसके नाम पर फॉर्म हुई, इनका क्या डिसीजन था, इसके बाद कौन सी कमिटी आई। देखो अगर आपको सिर्फ ईयर रिमेंबर होता तो आप ये आंसर कर पाते। तो सम क्वेश्चंस आर वेरी स्टैटिक, जो मैं बोलती हूँ चेंज नहीं होते। अब उनका ईयर तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर तो कुछ भी फीचर्स या उनके फंक्शंस नहीं बताए। अदर मुझे याद होता है राधा कृष्ण कमीशन कौन से ईयर का है, या कोठारी कमीशन। तो यहाँ पर अब कोठारी कमीशन के बाद कौन सी कमीशन है, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इससे रिलेटेड है,
और हर बार आपको देखिए कोठारी कमीशन पर तो क्वेश्चंस आते ही आते। तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाके राइट सोर्स, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक है वहां से आप पढ़िए। देखिए मैंने कुछ सोर्सेज दिए, बट गूगल पर हम हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो देखिए कभी आप स्टडी करें ऑथेंटिक सोर्स हो, उसमें हमको बताया गया कितने सारे एजुकेशन कमीशन है, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारी सोर्सेज की शेयर किए, तो आपको पता होना चाहिए इसकी कमीशन क्या है, फीचर्स क्या है। तो जब भी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप उसके साथ बहुत, तो सिर्फ इतनी कमिटीज नहीं है, हमारे पास 10-12 कमिटीज होगी टिल डेट, ठीक है। और कमीशन और कमिटी में क्या फर्क है ये भी जब हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अब हमको पता है हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव्स भी है, ठीक है, हम ऑनलाइन पढ़ रहे, तो ये बता रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है। पहला है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएल। तो देखिए हमको पता लगा एनडीएल कभी पूछेगी तो उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज अ 24/7 online storehouse of all academic awards duly digitized and lodged by academic institutions. B, National Academic Depository NAD is an all digital library that stores information about different types of digital contents relevant to the citizens. अब देखिए पढ़ लिया हमने, हमको क्या समझना है, अब presence of mind is very important. Actually both statements are incorrect. So here the correct answer is D. Now why they are incorrect? Because जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ना वो एक्सप्लेनेशन बी में दी है, और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो बी में दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन ए में दी है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाई, कॉमन सेंस। देखिए एनडीएल किसकी लाइब्रेरी, तो वो बी में एक्सप्लेन हो रहा है, और जो बी का नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी क्या है, वो एकेडमिक अवार्ड्स को स्टोर करते हैं, ऐसा है क्या। तो अगर ये मैं कंफर्म बोल रही हूँ आपको, तो आपकी ड्यूटी क्या, आपको जानना है कि एनडीएल क्या है और एनएडी क्या है। आपके पास बहुत सारे 50 इनिशिएटिव्स होगी गवर्नमेंट के, आपको वो स्लोली कवर करने। अब देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, समथिंग रिलेटेड टू लाइब्रेरी। अब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लिबनेट, ठीक है, उसको भी स्टडी करना, INFLIBNET। तो ये एनडीएल क्या कर रहा है, क्रिएट अ 24/7 अम्ब्रेला डिजिटल लाइब्रेरी, हार्वेस्ट आइडियाज, इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी across institutions of the nation to provide integrated access, facilitate institutes to disseminate e-content, provide support for immersive e-learning environment, initiate a movement to inculcate digital learning. तो देखिए मैंने इसका सोर्स दिया, अब आप देखिए सोर्स में मैंने क्या लिखा, एनडीएल मतलब नेशनल, IIT KGP मतलब खड़गपुर। अब ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है आईसीटी में, .ac मतलब एकेडमिक, .in मतलब वो इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है। एकेडमिक्स की वेबसाइट अलग होती है, कमर्शियल में .com आएगा जैसे gmail.com। तो जब भी आप कोई देखते कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन। अब ये एनएडी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जीओवी मतलब गवर्नमेंट, IN मतलब इंडिया, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इज एन इनिशिएटिव है। अब एमएचआरडी क्या एमएचआरडी गवर्नमेंट है, क्या एमएचआरडी एजेंसी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। राइट फ्रॉम फुल फॉर्म, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, क्या काम करते हैं, उनके हेड कौन होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। NAD will help users of academic awards to digitally issue awards to students, validate the authenticity, provide safe storage, facilitate easy review। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अवार्ड्स को यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं हम क्वेश्चन को, तो हमें समझ आ जाएगा कि नाइदर ए और बी इज करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अब ये देखिए ऊपर हेडिंग दिए डिजिटल इनिशिएटिव्स, तो मेरा फर्स्ट सिर्फ ये 2 के बारे पढ़ना नहीं, बाकी 23, 25, 30 जितने भी रिसेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स है वो हमको पढ़ के जाना है, क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स आए, कल मैथ्स का कॉलम आएगा, ठीक है। आपको कोई और 2 इनिशिएटिव्स के बारे पता होंगे तो वहां पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट टुक द इनिशिएटिव फॉर अपॉइंटिंग अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस। अब देखिए प्री इंडिपेंडेंस है, हिस्ट्री हमारी वीक है, अब एजुकेशन की हिस्ट्री तो हमें याद ही नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लॉर्ड कुर्स। ये कौन सी चीज है, मेमोरी बेस्ड। अगर आपने पढ़ा है, आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, आपको तुरंत याद आ जाएगा लॉर्ड बेंटिक किससे जुड़े या लॉर्ड रिपन किससे जुड़े, तभी हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ एज ए टीचर कुछ क्वेश्चंस मेरे लिए भी न्यू होंगे, बट अगर पेपर 1 में हम हर टॉपिक पर 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं तो 3 क्वेश्चंस तो मुझे आ ही जाएंगे। 2 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, एक मेमोरी बेस्ड हो सकता है या एक क्वेश्चन ऐसा जो फर्स्ट टाइम आए। तो स्टिल इफ आई मैनेज 3 क्वेश्चंस पर टॉपिक
ठीक है, तो मेरे पास कितने हो गए 6 इंटू 10 टॉपिक्स, तो 60 मार्क्स तक तो मैं स्कोर कर रही हूँ। अब आपकी एक्सपेक्टेशन JRF है, आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है, तो थोड़ी बहुत आगे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़िए, देखिए ये कहाँ से कंटेंट आ रहा है, प्री इंडिपेंडेंस जो हमारे सिलेबस का पार्ट, तो तुरंत जाके उसको स्टडी कीजिए, ऑथेंटिक सोर्सेस को रेफर कीजिए। पेपर 1 की KVS मदान सर की बुक बहुत अच्छी बुक है। पेपर 2 आपके जोन सा सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप डिपेंड कीजिए, बट जरूर देखिए कि आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं वो अपडेटेड है, क्योंकि हमारा सिलेबस 2019 में अपग्रेड हुआ था। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको बताया इनिशिएटिव्स। ये देखिए कोई यूनिवर्सिटी की बुक थी, तो ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज, इसमें देखिए कितनी सारी चीजें, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, क्या इसका दूसरा नाम है, ठीक है। फिर हमारे पास कितने सारे वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन, कौन सी स्टेट से क्या आया, क्या प्लान था किसका, ठीक है। तो राइट फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग एंड टिल डेट, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। ये डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, assertion और reasoning. Now what are assertion and reasoning statements? There are two statements given. One is called as assertion, which may be true, which may not be true, and the other is reason. Not necessary that the reason is explaining the assertion. Sometimes they may share the relationship, but it may also happen that both are independently correct, but it may also happen that they both are false. तो अभी हम पढ़ लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए। both A and R true and R is correct explanation. Both A and R true and R is not the correct explanation. A is true but R is false. A is false but R is true. Assertion. The governor. अब हम यहाँ पर कौन से गवर्नर की बात करें? Definitely not RBI governor. Has the power to ask for any information from the chief minister regarding the administration of the state. तो कह रहे कि गवर्नर के पास पावर है कोई भी इंफॉर्मेशन मांगने की चीफ मिनिस्टर regarding administration of the state. Reason, the governor is the real head of the state administration. अब देखिए यहाँ पर हमको गवर्नर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ सकता है कि रियल हेड कौन होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नर के पावर्स क्या है, या मैं बोलूँ चीफ मिनिस्टर के पावर्स क्या है, या प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए इंटर रिलेटेड, जब भी क्वेश्चन पढ़े एनालाइज किए उससे कौन से कॉन्सेप्ट जुड़े। तो हियर C is correct, A is true, but R is false. Now, what is my duty? Who is the real head of the state administration? वो आपका होमवर्क है, आपको जानना। अगर मैंने ये आंसर को फॉल्स बोला है, R is false, तो क्यों फॉल्स बोला है? It means governor is not the real head. तो who is the present governor? क्या गवर्नमेंट स्टेट के होते हैं कि कंट्री के होते हैं? उनका एजुकेशन से क्या रोल है? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये स्टडी कर सकते हैं, ये UPSC MPSC की भी सिलेबस का पार्ट है। ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और देखिए हमारे सिलेबस में कितनी सारी चीजें हैं जो अगर अभी जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया गवर्नर रिलेटेड कहीं पर आपको लग रहा था सिलेबस में है, यस, वो पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग आपको, अभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हमने कहाँ से पढ़ा, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी सिलेबस से आ रहा है। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द डिफरेंट सब टॉपिक्स, ठीक है, तो तुरंत आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। और अगर आपको लगता है आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो एनालाइज कीजिए आपकी गलती कहाँ है। जब भी आप पढ़े मेक श्योर कि आप सही बुक से पढ़ रहे और क्वालिटी टाइम दे रहे। और नेट सेट ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ी सी मेहनत तो बनती है हमारी, क्योंकि हम सबका ये करियर है, हमें अपने पेरेंट्स की भी सपने पूरे करने हैं, और हमें आगे जाके टीचिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों को भी गाइड करना है। मैं हमेशा ये कोट बहुत अच्छा लगता है मुझे, माई फ्यूचर इज ब्राइटर देन बिफोर, आई नो लाइफ इज हार्ड बट विद हायर एजुकेशन ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, एंड वी आर ब्लेस्ड एंड लकी कि हम इस लेवल तक पढ़ रहे हैं और हम एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं टीचर बनने के लिए, इनफैक्ट लेक्चरर बनने के लिए। बट आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स। तो आप भी अच्छे से पढ़िए, जितना खुश होकर पढ़ेंगे उतने हैप्पी रिजल्ट्स आएंगे। आपको कुछ भी मुझसे डिस्कस करना होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपना ईमेल आईडी भी दिया है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। फॉर्म भर लीजिए और मुझे रिजल्ट लाके दीजिए। JRF नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।